मार्च 2003 की शाम साउथहैम्पटन इंग्लैंड में रहने वाली हैना फॉस्टर जब अपने घर से निकली तब उसको नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में अब मात्र 10 घंटे ही बचे थे। हैना अपनी बेस्ट फ्रेंड हेलन के साथ शाम को करीब 6 बजे घूमने फिरने निकली थी। 17 साल की हैना एक लेवल ए स्टूडेंट थी। वह एक बेहद खूबसूरत, शांत स्वभाव की मृदुभाषी लड़की थी जिसे उसके परिवार वाले, फ्रेंड्स और टीचर्स बेहद पसंद करते थे। हैना डॉक्टर बनना चाहती थी और इंग्लैंड की 2 यूनिवर्सिटीज़ में उसको मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, यानी जल्दी ही वह अपना डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा करने वाली थी। हैना की ही तरह हेलन भी पढ़ाई में ब्रिलियंट थी। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स शाम को करीब 6 बजे मौज मस्ती करने निकली थीं, पर वे हर हालत में रात 10 से 10:30 बजे के बीच अपने घर वापस आ जाया करती थीं। अगले दिन यानी 15 मार्च 2003 की सुबह करीब 5 बजे हैना फॉस्टर की मां इस उम्मीद से उसके कमरे की तरफ बढ़ी कि उनको अपनी होनहार बड़ी बेटी या तो पढ़ती हुई या सोती हुई मिलेगी, पर जब उन्होंने उसके बेडरूम का दरवाजा खोला तो वे दंग रह गईं। हैना अपने कमरे में नहीं थी। यही नहीं, पिछली रात उसके घर वापस लौटने के ही कोई चिन्ह उसके कमरे में नहीं मिले। ना तो उसका बैग, ना ही उसका मोबाइल फोन कहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि बीती रात हैना घर वापस नहीं लौटी थी। हैना का बीती रात घर वापस न लौटना उसकी फैमिली को परेशान कर गया। हैना के माँ बाप तुरंत ही समझ गए कि पिछली रात कुछ बहुत ही गलत हुआ होगा। हैना एक बेहद जिम्मेदार लड़की थी जिसके गिनती के दोस्त थे। पूरी रात घर से बिना बताए गायब रहना उसके स्वभाव में ही नहीं था। परेशान हैना की माँ ने उसके फोन पर 2 बार कॉल किया, पर तब उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर उनके ये 2 कॉल्स इस दुखद घटना में एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाले थे। जब हैना का फोन नहीं उठा तब उसके पेरेंट्स ने उसकी दोस्त हेलन को फोन लगाया। हेलन से बात करने के बाद उनकी परेशानी और भी बढ़ गई। हेलन ने उनको बताया कि पिछली रात वे दोनों लड़कियां करीब 10:30 बजे अपने घर की तरफ निकल पड़ी थीं। करीब 10:50 पर हेलन अपने घर की तरफ जाने वाली बस पर बैठ गई। उसके मुताबिक आखिरी बार जब उसने हैना को देखा तब वह अपने घर की तरफ जाने वाली सड़क पर पैदल चल पड़ी थी। साउथहैम्पटन स्थित यह बस स्टॉप हैना के घर से सिर्फ 800 मीटर दूर था, यानी मात्र 10 मिनट की दूरी। इतने कम समय में और अपने घर से इतने पास होने के बावजूद हैना आखिर घर क्यों नहीं पहुंच पाई थी? ऐसी कौन सी अनहोनी थी जो उसके साथ इस बीच घट गई थी? पर सच तो यह था कि 800 मीटर की इस छोटी सी दूरी में काल मुंह फैलाए हैना का इंतजार कर रहा था। हैना के माता पिता ने उसके सारे दोस्तों से संपर्क करना शुरू किया, पर जब सुबह 10 बजे तक भी उसकी कोई खबर नहीं मिली तब उसके पिता ट्रेवर ने पास ही के पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। ब्रिटिश पुलिस फौरन ही हरकत में आ गई और हैना की तलाश की जाने लगी। पुलिस का एक जत्था उसको ढूंढने निकल पड़ा और उसके फोन की लोकेशन पता करने के प्रयास किए जाने लगे, पर कहीं किसी को कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां भागती जा रही थीं, वैसे वैसे हैना के माँ बाप की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन यानी 16 मार्च 2003 की दोपहर 14 साल का एक लड़का कार की आगे वाली सीट पर बैठा अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर जा रहा था, जब ट्रैफिक की वजह से उसकी माँ को कार को रोकना पड़ा। इस समय खिड़की से बाहर झांक रहे इस लड़के की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे वह सन्न रह गया। बाद में इस लड़के ने बताया कि वह मंजर इतना खौफनाक था कि काफी देर तक वह कुछ भी बोल सकने की स्थिति में नहीं था। कार चलने के बाद भी अपने बगल में बैठी अपनी माँ से वह दहशत की वजह से एक शब्द भी नहीं बोल पाया। कुछ देर बाद जब वह अपनी नानी के घर पहुंचा तब उसने अपनी माँ को बताया कि सड़क के किनारे करीब 15 फीट अंदर उसे एक ऐसा पैच दिखाई दिया जहां पर घास और झाड़ें समतल नजर आ रही थीं। कौतूहलवश जब इस बच्चे ने थोड़ा और उचक कर देखा तब उसे अपनी जिंदगी का सबसे दहला देने वाला दृश्य दिखाई दिया।
वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। एक बच्चे द्वारा लाश देखे जाने की खबर पाकर पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंच गई। इन पुलिस ऑफिसर्स में वे भी थे जो हैना की गुमशुदगी के केस पर काम कर रहे थे, पर घटनास्थल पर पहुंचने के बाद हैना की गुमशुदगी का केस हैना के मर्डर के केस में बदल गया। सड़क के किनारे मिली यह लाश हैना फॉस्टर की ही थी, एक बेहद खूबसूरत होनहार लड़की जिसके माँ बाप और बहन इंतजार कर रहे थे कि घर का दरवाजा खुलेगा और उसमें से हैना दाखिल होगी। पर इस दोपहर जब साउथहैम्पटन पुलिस ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया तो उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। हैना अब कभी घर नहीं आने वाली थी। मात्र 17 साल की उम्र में ही उसकी जिंदगी को एक दर्दनाक अंजाम तक पहुंचा दिया गया था। एक मासूम लड़की का ऐसा खौफनाक कत्ल सबको अंदर तक झकझोर गया, लेकिन इसके साथ ही इस कत्ल की तफ्तीश कर रहे पुलिस पर्सनल को हैना के गुनहगार को सलाखों के पीछे पहुंचाने का दृढ़ निश्चय भी दे गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि हैना का सामान यानी उसका बैग और मोबाइल फोन उसकी लाश के आसपास नहीं थे। अंदेशा यह था कि उसके सामान को सबूत मिटाने के लिए कहीं और फेंक दिया गया था। हैना के बैग और फोन को ढूंढने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और अगले ही दिन यानी 17 मार्च 2003 को ये दोनों ही चीजें पोर्ट्समथ इलाके के रिसाइकलिंग प्लांट से बरामद कर लिए गए। इसी दिन हैना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। हैना की रिपोर्ट पर तमाम खरोचों और चोट के निशान उसके दर्दनाक अंतिम पलों की कहानी बयां कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ था कि कई बार अत्याचार करने के बाद गला घोंटकर हैना की हत्या कर दी गई थी। हैना के शरीर से उसके कातिल के डीएनए के कई सैंपल भी बरामद किए गए। हैना का फोन मिलने के बाद उसकी कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला जाने लगा। ये पाया गया कि कत्ल वाली रात करीब 11 बजे हैना ने यूके का इमरजेंसी नंबर 999 डायल किया था। हेलन ने पुलिस को बताया था कि 10:50 पर उसने हैना को अपने घर की तरफ बढ़ते हुए देखा था और कॉल रिकॉर्ड से यह साफ था कि 11 बजे हैना ने 999 डायल किया था। यानी मात्र 10 मिनट के अंतराल में हैना किसी मुसीबत में आ चुकी थी, जिससे घबराकर उसने पुलिस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। दुनिया भर के पुलिस डिपार्टमेंट्स की तरह 999 में भी आने वाली सभी कॉल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। हैना के कातिल का सुराग ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स ने उसकी कॉल को सुना। बैकग्राउंड में अत्यधिक शोर था और हैना की आवाज़ बहुत धीमी सुनाई दे रही थी, जिससे कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। इसलिए इस कॉल रिकॉर्डिंग को लैब में भेजा गया। वहाँ जब इस रिकॉर्डिंग को साफ करके और एनहांस करके सुना गया तब कई बातें स्पष्ट हो गईं। बैकग्राउंड में गाड़ी की आवाज़ आ रही थी, जिसे ध्यान से सुनने पर एक्सपर्ट्स ने यह अंदाज़ा लगाया कि कॉल के वक्त हैना किसी वैन से कहीं ले जाई जा रही थी। हैना ने यह कॉल अपने कातिल से छिपकर की थी। उसने मोबाइल से 999 तो मिलाया था, पर वह ऑपरेटर से बात करने की स्थिति में नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि 999 डायल करने के बाद हैना ने मोबाइल को साइड में रख दिया था, इस उम्मीद से कि शायद ऑपरेटर वैन में हो रही बातों से अंदाज़ा लगा लेगी कि हैना मुसीबत में थी और उसके लिए मदद भेजी जाएगी। रिकॉर्डिंग पर इन्वेस्टिगेटर्स को एक पुरुष की आवाज़ भी सुनाई दी, जिसके बातचीत के लहजे से यह लग रहा था कि वह दक्षिण एशिया से आता था। हैना को आखिरी बार जहां जिंदा देखा गया था और जहां से उसकी लाश पाई गई थी, उन दोनों लोकेशंस के रास्तों के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर पुलिस ने 7 ऐसी वैन्स को शॉर्टलिस्ट किया जो इस किडनैपिंग के समय उस इलाके में थीं। इन्वेस्टिगेटर्स को शक था कि उनमें से ही किसी एक वैन में हैना को किडनैप करके ले जाया जा रहा था। 26 मार्च 2003 को इन 7 वैन्स की सीसीटीवी फुटेज को यूके टीवी पर इस उम्मीद से ब्रॉडकास्ट किया गया कि कहीं कोई इन वैन्स को पहचान लेगा और उन्हें कातिल का सुराग मिल पाएगा। इस ब्रॉडकास्ट के बाद पुलिस को ढेरों फोन कॉल्स आने लगे, पर ज्यादातर लीड्स को पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया। फिर पुलिस के पास वह फोन कॉल आया जिसने इस केस को खोल कर रख दिया। यह कॉल था डेनिस नाम के एक व्यक्ति का, जो कि एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर था। डेनिस ने टीवी पर सीसीटीवी फुटेज में भागती हुई अपनी वैन को पहचान लिया था। उसने पुलिस को बताया कि वह वैन उसी की कंपनी की थी। यही नहीं, उस वैन का ड्राइवर कत्ल वाली रात
वैन को अपने घर ले गया था। यह ड्राइवर सैंडविच डिलीवरी का काम करता था और जिस एरिया से हैना किडनैप हुई थी वह उसके रोज के रास्ते में पड़ता था। डेनिस ने यह भी बताया कि अगले दिन जब यह ड्राइवर अपनी शिफ्ट के लिए आया तब उसके चेहरे पर खरोंचों के कई निशान थे और वह इतना डिस्टर्ब्ड था कि अपनी शिफ्ट पूरी किए बिना ही घर चला गया था। यह सब सुनकर पुलिस डिपार्टमेंट के कान खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि हैना का कातिल उन्हें मिल गया था। डेनिस ने इस डिलीवरी ड्राइवर का नाम बताया मनिंदर पाल सिंह कोहली। 36 साल का मनिंदर पाल सिंह कोहली अब हैना के मर्डर इन्वेस्टिगेशन का प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। कोहली के बैकग्राउंड का चेक करने पर पता चला कि वह भारतीय मूल का व्यक्ति था जो पिछले 9 साल से इंग्लैंड में अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रह रहा था। पर कोहली कोई पारिवारिक व्यक्ति नहीं था। उसे शराब और जुए की बुरी लत थी जिस पर वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फूंक दिया करता था और इसी वजह से उसकी अपने परिवार वालों से अनबन भी रहती थी। पर सच यह भी था कि इससे पहले कोहली का नाम कभी किसी क्रिमिनल केस में नहीं आया था। पिछले 9 सालों से उसने कभी कोई क्राइम नहीं किया था। क्या यूके पुलिस का शक सही था? एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई जुर्म नहीं किया था, क्या ऐसा जघन्य अपराध कर सकता था? मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ाने और कोहली से पूछताछ करने के लिए पुलिस की एक टीम कोहली के घर जा पहुंची, जहां इस इन्वेस्टिगेशन को एक बड़ा धक्का तब लग गया जब कोहली वहां से नदारद मिला। कोहली की पत्नी ने पुलिस को बताया कि 9 दिन पहले यानी 18 मार्च को ही लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से वो इंडिया चला गया था। जब संदिग्ध ही गायब था तब पूछताछ और डीएनए मिलान संभव ही नहीं था। फिर कोहली के घर के सामने उनको दिखाई पड़ी वही सफेद डिलीवरी वैन जो कत्ल वाली रात कोहली के कब्जे में थी। वैन के अंदर पुलिस को लाल रंग की छोटी छोटी बूंदें दिखाई दी। इन्वेस्टिगेटर्स को तुरंत शक हो गया कि ये बूंदें खून की थीं। वैन को सीज कर लिया गया और फोरेंसिक लैब भेज दिया गया। कोहली के एक बेटे का डीएनए सैंपल भी लिया गया जिससे कातिल के डीएनए से पारिवारिक समानता की जांच की जा सके। फोरेंसिक लैब में पुलिस को वैन के अंदर जो लाल छींटे मिले वे हैना फॉस्टर के खून से मेल खा गए। पुलिस को वैन के अंदर कातिल के डीएनए के धब्बे भी मिले। अब इसमें कोई शक नहीं था कि हैना ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें इसी वैन में ली थीं। वैन के अंदर और हैना के शरीर पर मिले डीएनए के धब्बों का मिलान कोहली के बेटे के डीएनए से मिलाने पर पाया गया कि दोनों सैंपल्स में काफी पारिवारिक समानता थी। ये डीएनए कोहली के अलावा और किसी का नहीं हो सकता था। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने हैना फॉस्टर की जिंदगी की आखिरी रात का एक खाका खींचा जो इस प्रकार है। करीब 6 बजे हैना अपनी बेस्ट फ्रेंड हेलन के साथ निकली। रात में 10:43 पर ये दोनों फ्रेंड्स हाथ में हाथ डाले आखिरी बार इस सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। करीब 10:50 पर ये दोनों साउथहैम्पटन बस स्टॉप पहुंची जहां हेलन बस पर बैठ गई और हैना अपने घर की तरफ चल पड़ी। हैना का घर यहाँ से मिनटों की ही दूरी पर था। बस कुछ मिनट और हैना जल्दी ही अपने घर की सुरक्षा में पहुंचने वाली थी। पर इन दोनों ही लड़कियों को नहीं पता था कि कुछ ही दूरी पर मनिंदर कोहली एक पब में बैठा शराब पी रहा था। जिस वक्त हैना अकेली अपने घर की तरफ बढ़ रही थी उसी समय नशे में धुत कोहली अपनी वैन से उसी रास्ते से निकल रहा था। अकेली असहाय हैना को देखकर कोहली के अंदर का दरिंदा जाग गया। कुछ आगे जाकर उसने अपनी वैन को रोक दिया और हैना का इंतजार करने लगा। जैसे ही हैना उसके वैन के पास से गुजरी 95 किलो के कोहली ने 48 किलो की हैना को दबोच लिया और उसको अपनी वैन में खींच लिया। पुरजोर कोशिश के बावजूद उस मासूम का उस दरिंदे की गिरफ्त से छूटना नामुमकिन ही था। हैना को वैन में डालकर कोहली वहां से फरार हो गया। हैना मुसीबत में थी, वो डरी हुई थी। अपने किडनैपर की नजर बचाकर उसने 11 बजे 999 डायल किया। बाद में इस फोन कॉल रिकॉर्डिंग पर इन्वेस्टिगेटर्स ने सुनी हैना की कांपती हुई आवाज जिससे वह कोहली के सवालों का जवाब दे रही थी और साथ में सुने वे अश्लील शब्द जो 36 साल का यह हैवान 17 साल की इस मासूम घबराई हुई लड़की से कह रहा था।
हैना ने 999 को फोन तो किया, पर चूंकि वह ऑपरेटर से बात नहीं कर पाई, इसलिए कोई जवाब ना पाकर ऑपरेटर ने 2 मिनट बाद फोन काट दिया। हैना की उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई थी। अब इस हैवान की हैवानियत से उसको कोई नहीं बचा सकता था। पुलिस के अनुसार इसके बाद कोहली ने किसी सुनसान जगह पर जाकर अपनी वैन को पार्क कर दिया और कई बार हैना पर अत्याचार किया। इस हमले से हैना घायल हो गई और इस दौरान निकले खून के छींटे बाद में कोहली की वैन में पाए गए। इन छींटों ने बाद में कोर्ट में कोहली के गुनाह को साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगली सुबह जब कोहली का नशा कुछ उतरा, तब अपने अपराध को छिपाने के लिए उसने हैना की हत्या करने की ठान ली। उसको पता था कि हैना ने उसको अच्छे से देख लिया है और वह उसे आसानी से पहचान कर उसे जेल भिजवा सकती थी। अपनी हवस मिटाने के बाद कोहली ने गला घोंटकर हैना की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैना के गले पर तमाम खरोंचों का जिक्र है, जो शायद तब लगे थे जब हैना अपने गले को जकड़े हुए कोहली के हाथों की गिरफ्त से छूटने की कोशिश कर रही थी। अपनी जान बचाने की इस आखिरी जद्दोजहद में हैना ने कोहली के चेहरे को भी कई बार खरोंच लिया था, जिसे अगले दिन उसके सुपरवाइजर ने देखा और बाद में उनका जिक्र पुलिस से भी किया था। हैना की हत्या करने के बाद कोहली ने उसके मृत शरीर को एक सुनसान जगह पर ऊंची घास और झाड़ के बीच में फेंक दिया। अगले दिन जब पुलिस ने हैना की लाश बरामद की, तब उसके अस्त व्यस्त कपड़े और अंतः वस्त्रों की हालत उस पर गुजरी खौफनाक वारदात की कहानी बयां कर रहे थे। उन्हें देखने से पता चल रहा था कि ये कपड़े हैना ने खुद नहीं पहने थे, बल्कि कातिल ने कत्ल करने के बाद उसको ये पहनाए थे। हैना की लाश को ठिकाने लगाने के बाद कोहली अपने घर की तरफ निकल पड़ा। अब तक 15 मार्च 2003 का सवेरा हो चुका था, पर हैना के जीवन का सूरज ढल चुका था। इधर हैना की मां ने हैना को उसके कमरे में ना पाकर उसके फोन पर कॉल लगाना शुरू किया। बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने जब इन कॉल्स को ट्रेस किया तो पाया कि इस वक्त हैना का फोन M275 हाईवे पर किसी गाड़ी में था और इसी समय कोहली की सफेद वैन M275 के तमाम सीसीटीवी कैमरों में भागती हुई कैद हुई। कोहली की वैन का सुबह उसी हाईवे पर पाया जाना जहां हैना का फोन लोकेट किया गया था, उसके खिलाफ एक बेहद मजबूत सर्कमस्टेंशियल एविडेंस साबित हुआ। कोहली के खिलाफ सबूतों का अंबार लग चुका था और डीएनए टेस्ट के नतीजों ने कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। यह साफ था कि मनिंदर पाल सिंह कोहली ही हैना का गुनहगार था। इन सबूतों के आधार पर 3 अप्रैल 2003 को कोहली की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया, पर कोहली इंग्लैंड से फरार था। 8 अप्रैल 2003 को यह वारंट इंटरपोल के द्वारा भारतीय पुलिस को फैक्स कर दिया गया, पर पंजाब पुलिस जब कोहली के पुश्तैनी घर पहुंची तो पता चला कि 28 मार्च को ही कोहली यहां से भी भाग निकला था और किसी को नहीं पता था कि इस समय वह कहां था। भारत जैसी आबादी वाले देश में कोहली को ढूंढना बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होने वाला था। इधर पुलिस को ऐसी खबरें मिल रही थीं कि कोहली ने अपना हुलिया बदल लिया था। 30 अप्रैल 2003 कोहली को पकड़ने में भारतीय पुलिस की मदद करने के लिए यूके पुलिस की एक टीम इंडिया आई। उधर कोहली की पत्नी शालिंदर कौर से लगातार सवाल किए जा रहे थे, पर कोहली का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 13 मई 2003 अंततः बिना किसी सफलता के यूके पुलिस की टीम वापस चली गई। उनके सुपरवाइजर ने हैना के परिवार और मीडिया को बताया कि कोहली को पकड़ना उनके बस से बाहर था। अब सब कुछ भारतीय पुलिस के हाथ में था। उधर कोहली की गिरफ्तारी में हो रही देर से परेशान हैना के मां बाप को भारत के डीआईजी दिनकर गुप्ता ने स्वयं आश्वासन दिया कि वे उनकी बेटी के कातिल को जरूर पकड़ लाएंगे। पर पूरा 1 साल बीत गया और कोहली पकड़ा नहीं जा सका। इस बीच ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उसकी सूचना देने वाले को 50 लाख का इनाम देने की घोषणा की। यही नहीं, हैना के माँ बाप भी कई बार भारत आए और उन्होंने भारत की जनता से अपनी बेटी के कातिल को पकड़वाने में मदद करने की गुहार की। एक मार्मिक अपील में उन्होंने कहा, इंडिया के सारे पेरेंट्स हमारे दुख को समझ सकते हैं। हमारी प्यारी बेटी को हमसे इतनी क्रूरता से छीन लिया गया है। अब
मेरी बस एक बेटी बची है जो अपनी बड़ी बहन को बहुत याद करती है। फॉस्टर्स की ये इमोशनल अपील पूरे भारतवर्ष के तमाम न्यूज़पेपर्स में छपी। कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल की छोटी सी कम्युनिटी में 5 लोगों ने कोहली की फोटो को पहचान लिया और फौरन पुलिस को इत्तला कर दी गई। पता चला कि इस बीच कोहली ने अपना हुलिया ही नहीं, अपना नाम भी बदल लिया था। अब वह खुद को यूके रिटर्न डॉक्टर माइक डेनिस बता रहा था। इतना ही नहीं, उसने भारती दास नाम की महिला से दूसरी शादी भी कर ली थी, जिससे उसने अपनी पहली शादी की बात को छिपा लिया था। अंततः 15 जुलाई 2004 को भारत की पुलिस ने कोहली को तब गिरफ्तार कर लिया जब वह फिर फरार होने की फिराक में था। एक टीवी इंटरव्यू में कोहली ने हैना की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। 5 साल बाद 25 नवंबर 2008 को यूके की विंचेस्टर क्राउन कोर्ट ने कोहली को हैना की किडनैपिंग और हत्या का दोषी पाया और उसे 24 साल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।